पिछले जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान नंबर 1 और 2 में भूगोल के बारे में जाना था, इसके बाद आज हम विषय लेंगे भूगोल की परिभाषाएं क्या हैं और इनका कैसे विकास हुआ। इसमें सबसे पहले जैसे कि आपको विदित है कि भूगोल जो है पृथ्वी तल का वर्णन करना है। पृथ्वी तल के अंतर्गत में जैसा कि आपको पता है कि इसमें भौतिक यानी प्राकृतिक तथा मानव द्वारा तथ्य सम्मिलित होते हैं। उन दोनों का अध्ययन हम इसमें किया जाता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल अध्ययन की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के धरातल पर फैले हुए वितरण का हम अध्ययन करते हैं। अब इस आधार पर भूगोल की परिभाषाएं हैं वो आरंभ काल से नियमित रूप से परिवर्तित होती रही और परिवर्तित होते रहने के कारण से उसमें कई परिवर्तन भी आए। इन परिवर्तनों के मुख्यतः कारण ये रहा, एक तो विभिन्न देशों में यानी अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में पढ़ाया जाने वाला भूगोल या अध्ययन किया जाने वाला भूगोल अलग अलग प्रकार का था। इसी प्रकार के यहाँ के विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं में अंतर आया। इसका दूसरा मुख्य कारण परिभाषाओं में और इसकी विषय वस्तु में अंतर आने का मुख्य कारण यह है कि अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ विभिन्नता थी और विभिन्नता होने के कारण से भूगोल की विषय वस्तु और परिभाषाओं में भी परिवर्तन आया। इसके अतिरिक्त जैसा कि आपको पता है कि कोई भी विषय का विकास होता है तो निरंतर नई सामग्री का उसमें समावेश होता है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर है वो निरंतर बढ़ता रहता है और बढ़ते रहने के कारण से भूगोल की विषय वस्तु में और परिभाषाओं में परिवर्तन आता है। जैसा कि अभी वर्तमान में रिमोट सेंसिंग, GIS एंड जो डेटा साइंस का समावेश होने के कारण से भूगोल की तकनीकी में बहुत परिवर्तन आ गया। इसके कारण से भूगोल की परिभाषाएं भी नए संदर्भों में उभर कर आई हैं। जॉनसन नामक विद्वान परिभाषाओं के संदर्भ में कहते हैं कि भूगोल की जो परिभाषा है वो उच्च स्तरीय विद्वानों की परिसंपत्ति बन गई है, यानी कि कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषा दे दी, उसमें अपने विषय को उन्होंने संकुचित करने का प्रयास किया। इससे किसी भी विषय का विकास इस तरह की परिभाषाओं से संकुचित होता है और वो ओपन एंडेड नहीं होता। इसी प्रकार से चैपमान नाम के विद्वान कहते हैं भूगोल के बारे में कि भूगोलवेत्ता उस जहाज में तैरते हुए यात्री के समान है जो वह हवाओं की दिशा के अनुरूप बहता है और वो कहीं नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार से परिभाषाओं को हम इसके ऐतिहासिक संदर्भों में हम दे सकते हैं। प्राचीन कालीन परिभाषाएं हैं वो परिभाषाओं में टॉलेमी है, स्ट्राबो है, इन विद्वानों ने परिभाषित किया। उस समय भूगोल प्राचीन समय में केवल स्थानों का विज्ञान था, विभिन्न स्थानों का वर्णन किया जाता था और वो कहाँ पर मौजूद है, कितनी दूरी पर है, इन सभी का वर्णन निश्चित था। क्योंकि प्राचीन परिभाषाओं में वहाँ पे जो पाए जाने वाले राजाओं के निर्णय के अनुसार कार्य करते थे, तो स्ट्राबो एंड टॉलेमी ने अपने राज्यों की जो आवश्यकताएं थी उसके अनुरूप विभिन्न स्थानों का वर्णन किया, वही भूगोल था। मध्यकाल जैसा कि आपको पता है कि डार्क एज के नाम से जाना जाता है, अंधकार काल था जिसमें ज्ञान तथा विज्ञान की सभी शाखाओं में डिस्टॉर्टेशन हुआ और उनका प्रवाह का अवरुद्ध हुआ। और इसके बाद में इस्लाम तथा क्रिश्चियन जगत में दोनों में धर्म युद्ध हुए जिसे क्रूसेड कहते हैं और उसके कारण से विभिन्न प्रकार की यात्राओं का दौर आरंभ होता है। तो जो मध्यकाल है वो यात्राओं के भूगोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में वेरेनियस नाम के विद्वान आते हैं। वेरेनियस ने भूगोल को एक प्रथम वैज्ञानिक स्वरूप देने का आरंभ किया। उन्होंने ज्योग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के अंतर्गत भूगोल को 2 भागों में बांटा, सामान्य भूगोल तथा विशिष्ट भूगोल। उसके आधार पर उन्होंने भूगोल को एक एकीकृत विज्ञान के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल के अंतर्गत में विभिन्न स्थानों के भौतिक स्थानों के अलावा सामाजिक पक्षों का भी अध्ययन होने लगा, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित जो तथ्य हैं वो भी भूगोल की विषय वस्तु में सम्मिलित होते गए। इस कारण से भूगोल में गुणात्मक वर्णन की अपेक्षा होती गई या गुणात्मक वर्णन है वो उसके अंतर्गत विकसित होता गया। इस कारण से भूगोल विभिन्न स्थानों के बारे में एक सामान्यीकृत विज्ञान के रूप में विकसित होकर आया। इसके परिणाम स्वरूप एक स्थान दूसरे स्थान से अलग थे
तो एक स्थान दूसरे स्थान से अलग होने के कारण से उसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पे। जैसे भारत है तो भारत और चीन के अंदर में क्या विभिन्नता पाई जाती है, तो उन सब चीज़ों का विभिन्नताओं का अध्ययन करना भी भूगोल के परिभाषाओं में परिलक्षित होने लगा। इस परिलक्षित होने के कारण से भूगोल में रीजनल ज्योग्राफी का यानी प्रादेशिक भूगोल का पदार्पण होता है और भूगोल में एक नया डायमेंशन आरंभ होता है जिसे हम प्रादेशिक भूगोल के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में कांट नामक विद्वान आते हैं। उन्होंने भूगोल के अंतर्गत में कहना चाहिए दार्शनिक आधार प्रदान किया, जिसमें एक मैथोलॉजिकल फाउंडेशन कहते हैं। उस मैथोलॉजिकल फाउंडेशन में उन्होंने तार्किक तथा भौतिक आधार दोनों पर भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल की परिभाषा में परिवर्तन आया और जैसा कि विदित है कि पृथ्वी तथा भौतिक तथ्यों के अध्ययन के साथ मानव को भी इसमें सम्मिलित कर इसका केंद्र माने जाने लगा। विशेषतः फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने मानव को केंद्रित करते हुए भूगोल को स्थापित करने का प्रयास किया। हम्बोल्ट और रिटर नामक विद्वान हैं जो उन्होंने भूगोल का एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने भूगोल में एक तरह से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया, यानी कि भूगोल की एक वैज्ञानिक नींव की आधारशिला तैयार की। उन्होंने भूगोल को एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया। उसके बाद 1950 के दौर के बाद भूगोल में मात्राकरण के आरंभ होने के कारण से भूगोल में रिलेटिव डिस्टेंस की कंसेप्ट स्टार्ट होती है। उस कंटेक्स्ट के कारण से कोई फिनोमिना कैसे फैला हुआ है, कितने उन आपस में संपर्क है, वो सारे के बारे में जानकारी मिलती थी। इस रिलेटिव शिफ्ट के कारण से रिलेटिव स्पेशल कंटेक्स्ट है वो आरंभ होता है और जो स्थानिक भूगोल एक स्थानिक विज्ञानों का अध्ययन है, ये परिकल्पना या ये परिभाषा अभी वर्तमान में भी जारी है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भूगोल एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में ज़्यादा उभर के आया, ना कि भौतिक भूगोल। वर्तमान में भूगोल की जो समसामयिक परिभाषाएं हैं उनका मैं एक विस्तार पूर्वक आपके सामने विश्लेषण करूंगा। कि सबसे पहले एक हार्टशॉन नाम के विद्वान आते हैं। 1959 में उन्होंने पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी। उसमें परिभाषित किया कि भूगोल पृथ्वी की परिवर्तनशील सतह का शुद्ध, क्रमबद्ध और समन्वयक वर्णन तथा व्याख्या करता है। हम्बोल्ट को भूगोल का निवारक भी कहा जाता है, यानी कि भूगोल को बचाने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि भूगोल एक विज्ञान के रूप में प्रतिपादित नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अध्ययन के जो केंद्र बिंदु मानव और पृथ्वी दोनों अलग अलग थे। जो मानव है जो चंचल स्वभाव का था, उसके ऊपर सार्वभौमिक नियम है वो लागू नहीं हो सकते थे, परंतु प्रकृति के ऊपर विभिन्न प्रकार के नियम जो अमेरिका में लागू है, वो भारत में है, वो नियम ऑस्ट्रेलिया में भी लागू है, वो हो सकते थे। तो इसकी जो विषय वस्तु के जो दोनों केंद्र बिंदु हैं वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेडरी थे या एक दूसरे के विरोधाभासी थे। इस आधार पर भूगोल के अंतर्गत एक एकीकृत विज्ञान के रूप में परिलक्षित नहीं हो पाया या विकसित नहीं हो पाया। इसके निराकरण के लिए हम्बोल्ट ने इसमें मानव तथा प्रकृति को परिवर्तनशील सतह को करने वाले कारक के रूप में प्रतिपादित किया, जिससे इस दोनों तथ्यों का अध्ययन भूगोल के रूप में हो सकता था। और उन्होंने इस परिवर्तनशील सतह का शुद्ध यानी कि एक्यूरेट प्लस क्रमबद्ध सिस्टमेटिक तरीके से और समन्वयक यानी कि रैशनैलिटी के साथ में उनका वर्णन और व्याख्या करने की बात हार्टशॉन ने बताई। तो हार्टशॉन की परिभाषा आज के वर्तमान समय में भी बिल्कुल व्यवहारिक है और आपका कहना चाहिए कि अभी तक इसको सभी भूगोल के विद्वान इसको स्वीकारते हैं। इसके बाद में इसी क्रम में 1963 में टैफे नाम के विद्वान आते हैं। उन्होंने अपनी भूगोल की परिभाषा को स्पष्ट किया कि भूगोल का उद्देश्य मानवता तथा उसके प्राकृतिक वातावरण सहित विशाल तथा विस्तृत अंतर संबंध प्रणाली को समझाना है। यानी कि भूगोल जो है प्रकृति में जो पाए जाने वाले तथ्य हैं और उनके साथ मानव जो अंतर संबंध स्थापित कर रहा है, यानी कि उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और इंटरेक्शन के कारण से जो विभिन्न प्रकार के दृश्य उत्पन्न हो रहे हैं उनकी व्याख्या करना, उनके कारणों की व्याख्या करना ही भूगोल है।
उसके बाद में डेविड हर्वे नाम के विद्वान आते हैं। 1969 में उन्होंने परिभाषित किया कि भूगोल पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण तथा विभिन्न विशेषताओं की स्थिति का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करने का उद्देश्य है। यानी कि उन्होंने कहा कि भूगोल में स्थानिक वितरण यानी स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन तथा उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी स्थान की कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस कैरेक्टरिस्टिक का वर्णन करना, उनके बारे में जानकारी देना और उसके बारे में भविष्य में क्या ये क्षेत्र किस रूप में उभरेगा, उसका जनसंख्या के साथ प्राकृतिक तत्व के साथ क्या स्वरूप है, किस रूप में ये विकसित हो सकता है, उसके बारे में जानकारी करना, ये देना भूगोल की प्रमुख है। अभी इसी के अलावा जो जॉनसन नामक विद्वान है, उन्होंने परिभाषित किया 1970 में, भूगोल का समसामयिक केंद्र बिंदु स्थानिक संगठन के प्रतिरूप या प्रक्रिया है। यानी कि उन्होंने स्पष्ट किया स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन इज द की फैक्टर ऑफ द ज्योग्राफी नाउ, कि यानी कि स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक तथा मानवीय तत्व दोनों अंतर संबंध स्थापित करके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन उत्पन्न करते हैं और उन संगठन का एक करेक्टर विकसित होता है। उस करेक्टर की व्याख्या करना, वर्णन करना ही भूगोल की आत्मा है। इसी वजह से इस वर्तमान दौर को जो स्पेटियल यानी कि स्थानिक क्रांति का दौर भी कहते हैं और उसके द्वारा इसके किया जाता है। वर्तमान संदर्भों में भूगोल की परिभाषाओं के संदर्भ में नित्य नए तकनीकी परिवर्तनों के कारण से बहुत चीज़ों का समावेश हुआ है, जिसके अंतर्गत रिमोट सेंसिंग, जीआईएस एंड डेटा साइंस का इसमें समावेश होने के कारण से भूगोल में एक तकनीकी परिवर्तन के कारण से अनेक प्रकार की विधाएं और अनेक प्रकार की भूगोल की जो वैज्ञानिक स्वरूप है वो और ज़्यादा ठोस हुआ है और हमारे सामने विभिन्न मानवीय समस्या पृथ्वी तथा मानवीय समस्याओं का निराकरण ठोस वैज्ञानिक रूप से संभव है।